नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आयोग की दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं पीसीएस प्री 2024 और 2023 प्रारंभिक परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों का लगातार तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। और इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक आयोग की ओर से कोई आश्वासन न मिलने के चलते प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। उपचुनाव सर पर हैं और प्रयागराज में छात्रों का हल्ला बोल है, तो सवाल ये कि क्या उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान होने की आशंका है। इन तस्वीरों पर गौर फरमाएं। ये प्रदेश का भविष्य है जो अपने भविष्य को लेकर ही चिंतित हैं। इनके सवाल और संशय पर सियासत हो रही है। छात्रों को समाधान भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन उन पर लाठियां जरूर भांजी गई। उनके आक्रोश को बढ़ाने के लिए सियासत वाला घी भी डाला जा रहा है। विपक्षी पार्टी युवाओं के भविष्य को सियासी मुद्दा बनाने से गुरेज नहीं कर रही। खैर, सियासत होनी भी चाहिए, बच्चों का भविष्य जो है। लेकिन अब विपक्षी पार्टी तो छोड़िए, खुद बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर धांधली को बढ़ावा मिलने की आशंकाओं के बीच बीजेपी के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का तर्क है कि लोक सेवा आयोग की मनमर्जी सरकार पर भारी पड़ने वाली है। अधिकारी वर्ग चाहता भी यही है कि 17 लाख अभ्यर्थियों का परिवार सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। आंदोलित अभ्यर्थियों की मांगे जायज हैं। ऐसी स्थिति आई क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। आवश्यकता थी परीक्षा केंद्र एक दिन में एक पाली में कराए जाने के लिए 1758 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता थी और शासन तंत्र ने कुल 978 परीक्षा केंद्र बनाया। ये जो एसओपी सरकार ने बनाई, इसी में विसंगति है। सरकार अपनी एसओपी में संशोधन करे। सभी 75 जिलों में रेपुटेटेड संस्थाओं की कमी नहीं है। उसमें एक दिन में एक पाली में परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। आयोग को तर्क देता है कि धांधली रोकने के लिए पर्चा लीक रोकने के लिए किया जाता है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ इस मामले में सक्षम है। अगर सभी जिला मुख्यालयों पर अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज हैं, सबको बना दिया जाए, सारी संस्थाओं को एसटीएफ सर्विलांस पर रख ले, तो धांधली, नकल और पर्चा लीक की कोई संभावना नहीं होगी। आयोग मनमानी कर रहा है, आयोग हठधर्मिता कर रहा है, तानाशाही से, बर्बरता से सच की आवाज कुचलने की कोशिश के परिणाम भयावह होंगे, राज्य सरकार के लिए दुखद होंगे। मुझे लगता है कि 17 लाख अभ्यर्थियों का परिवार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाए, सरकारी अफसरों की साजिश है। तो एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज में आंदोलन कर रहे प्रतियोगी अभ्यर्थियों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग की मनमार्जी सरकार पर भारी पड़ने वाली है। तो इस पूरे मामले पर सियासत भी लगातार जारी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। खैर, अब ये जानना भी जरूरी है कि दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की पीसीएस प्री एआरओ की तैयारी कर रहे छात्र प्रयागराज में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दरअसल अभ्यर्थियों का हल्ला बोल इसलिए है क्योंकि वो सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में एग्जाम चाह रहे हैं। ऐसा करने से पारदर्शिता होगी, ये तर्क है। इतना ही नहीं, पहले भी सरकार ऐसे ही परीक्षाएं करा रही थी। अगर अभ्यर्थियों का तर्क ये भी है कि अलग अलग दिन एग्जाम से गड़बड़ी की आशंका बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर ही वन एग्जाम वन डे हो,
यानी अब इस नोटिफिकेशन के आने से साथ ही बवाल भी शुरू हो गया है। अभ्यर्थी नाराज हैं, कारण है परीक्षा एक दिन में होनी चाहिए, इसके लिए 2 दिन की जरूरत नहीं। यानी ये हल्ला बोल सरकार के लिए भी सिरदर्द बन गया है, क्योंकि चुनाव चौखट पर पहुंच चुका है। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी के लिए जीत बहुत जरूरी है। तो क्या ये हल्ला बोल आने वाले वक्त में शांत होगा या फिर एक नया सियासी संग्राम लेकर आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाया है और यह कहा है कि अफसर खुद ही जज नहीं बन सकते हैं। हर राज्य के लिए 15 पॉइंट की गाइडलाइन तय कर दी गई है और यह साफ कर दिया गया है कि अगर केवल आरोप के आधार पर किसी का घर बुलडोज कर दिया जाता है या गिरा दिया जाता है तो यह रूल ऑफ लॉ पर हमला है। अदालत ने कहा कि बिना नोटिस दिए और नोटिस देकर नियम के मुताबिक समय दिए बिना अगर कहीं बुलडोजर चला तो फिर अधिकारी ही जिम्मेदार होगा और उसी के खर्चे से घर बनवा कर देना होगा। मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, यह पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। इसी बुनियाद के ऊपर जमीयत उलमा जिस तरह मुसीबत ज़दा लोगों के लिए सहारा बनती चली आई है अल्लाह की कुदरत से, इसी तरह हमने इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़कर बेहतर से बेहतर वकील किए थे। 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है। तो मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ती है तो कानून के दायरे में रह करके बुलडोजर का इस्तेमाल कभी किया भी जाता है, लेकिन अपराधियों को ठीक करने के लिए, गुंडे माफिया को ठीक करने। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए घमासान जारी है। सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और जिसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन से महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करने में लगे हुए हैं। सीएम योगी महाराष्ट्र के कारंजा पहुंचे। यहां उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार सुनवाते हैं आपको, सुनिए। जी का कार्य पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश ने देखा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हर एक तबके को देने का कार्य हो रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्रद्रोही तत्वों को अपने गले का हार बनाने वाला महाअघाड़ी के नाम पर एक महानाड़ी गठबंधन भी कांग्रेस के नेतृत्व में आपके बीच में है। न उनके पास नीति है, न देश को आगे बढ़ाने की कोई नीति है, न उनकी नियत साफ है और न उनमें नैतिक बल ही है। ये लोग मुस्लिम पुष्टिकरण की राह पर चल करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, याद करिए महायुति गठबंधन, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, ये सभी मिलकर के महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में
इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है महागाड़ी के पास जिस पे स्टीयरिंग भी नहीं, उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में ही छीना झपटी हो रही है। छीना झपटी हो रही है कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, याद करिए जब एक कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। हम लोग बोलते थे उस समय कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस का नेतृत्व कहता था कि नहीं नहीं, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। बहन और भाइयों, आज आप देखते होंगे पाकिस्तान भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसपैठ करने के लिए प्रश्रय देने का तो साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर खामियाजा भी भुगतेगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है, अपनी जनता की सुरक्षा करना जानता है। ये नया भारत है, अपमान नहीं सहता। ये नया भारत है। IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, गांव गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी, यह गरीब के लिए आवास, पीएम आवास योजना में आवास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर अन्य अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं, यह तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। लेकिन साथ साथ गरीब कल्याण भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। बहनों और भाइयों, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, भगवान राम की स्थली सुंदर बन रही है। लेकिन प्रश्न है, अयोध्या में यह अपमान 500 वर्ष पहले क्यों झेलना पड़ा? तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव 2024 में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर जो टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी सरकार के खिलाफ बहुत काम आती है और यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से कम तो आती है लेकिन काम बहुत आती है और ऐसे बहुत कम फैसले होते हैं जिसमें सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार पर बुलडोजर से घर गिरने पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है
और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो, उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स का उद्घाटन किया। भागलपुर में स्वास्थ्य संबंधी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 1260 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले एम्स की आधारशिला रखी। यह बिहार और आसपास के लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में लगभग 5070 करोड़ रुपए की लागत वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में हमारा चौथा कदम छोटे शहरों में उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं लाना और डॉक्टरों की कमी को दूर करना है। आजादी के बाद 60 वर्षों तक केवल एक एम्स था और गंभीर बीमारी वाले लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था। दिल्ली में कांग्रेस सरकार के दौरान 4-5 और एम्स बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने इन मुद्दों को हल नहीं किया और देश के विभिन्न कोनों में नए एम्स स्थापित किए। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं।
मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें। पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इनमें से ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो पाते। मुझे इस बात का संतोष है कि इनके जीवन की बहुत बड़ी चिंता एनडीए सरकार की योजना से दूर हुई और इन गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस 1.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार ने देने की घोषणा की होती तो महीने भर हेडलाइन पे चर्चा चली रहती। एक योजना से देश के नागरिकों के जेब में 1.25 लाख करोड़ रुपया बचे हैं। तो वहीं बिहार के दरभंगा में एम्स के शिलान्यास समारोह के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज महत्वपूर्ण दिन है। दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसके निर्माण से दरभंगा के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। हम तो उनका आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है, दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था, तो 2015 में ही यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था
एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, और हम तो जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए। दूसरी जगह ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए, और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इसलिए होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहां पर बनेगा, और हम सब जगह लोगों से अनुरोध करते थे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के पोस्टर वार पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी ने कार्यालय के बाहर सपा के खिलाफ पोस्टर लगाया है और बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर में लिखा है, सपा का एकमात्र एजेंडा जीतेंगे तो लूटेंगे। पोस्टर को बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य शमसी आजाद ने यह लगवाया। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।